हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन इस तरह से है, गिव द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब, ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। Does the center of mass of body necessarily lie inside the body? बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट शेप की बॉडीज गिवन है और इसको यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। हमें इसके सेंटर ऑफ मास के लोकेशन बताने हैं। तो देखिए कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्फीयर है, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 8 जियोमेट्रिकल सेंटर होगा, यहाँ पे होगा। अब ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर है वो इनसाइड द बॉडी है। कहाँ पे है? इनसाइड बॉडी। आप देख सकते हो बॉडी के अंदर है। ओके, ये पूरा आउटर लेयर होगा उसका। बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर के लिए भी आप देख सकते हो कि सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास होगा 8 जियोमेट्रिकल सेंटर, और वो भी कहाँ पे होगा? इनसाइड बॉडी। अब बात करते हैं रिंग के लिए। तो आप देख सकते हो रिंग का शेप सर्कल होता है। यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? तो जियोमेट्रिकल सेंटर पे होगा, बट ये आउटसाइड बॉडी होता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे रिंग का बॉडी होता है। ओके, और ये जो रीजन है वो बॉडी के बाहर है। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आउटसाइड द मैटर है। सेम वे क्यूब के लिए बात करेंगे, तो क्यूब का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा? 8 जियोमेट्रिकल सेंटर एंड ऑल्सो इनसाइड बॉडी। याद रखिए, ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ क्यूब है वो इनसाइड बॉडी होगा। बच्चों, अब देखते हैं एक्सरसाइज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इन द HCl molecule, the separation between the nuclei of the two atom is about 1.27 angstrom. 1 angstrom means 10 raised to minus 10 meter. Find the approximate location of the center of mass of molecule given that a chlorine atom is about 35.5 times as massive as hydrogen atom, and nearly all the mass of an atom is concentrated in its nucleus. बच्चों, यहाँ पे हमारे पास HCl एटम की बात करी हुई है। HCl एटम के अंदर 2 न्यूक्लियाई है हमारे पास, H एंड Cl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होता है और हमें उसका एक सिस्टम जो बनेगा 2 न्यूक्लियाई का, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। बच्चों, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, सपोज ये हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है। ओके, ये दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस हमें गिवन है 1.27 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? ओके, मास ऑफ हाइड्रोजन हम सोच लेते हैं कि m है, और हमें यह भी गिवन है कि मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 टाइम देन द हाइड्रोजन, तो क्या होगा? 35.5 m। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन या तो Cl, दो में से किसी एक को हम ओरिजिन पे कंसीडर कर लेंगे, जिससे क्या होगा? हमें दोनों के पोजीशन इजीली पता चल जाएंगे। अगर हम हाइड्रोजन को ओरिजिन पे कंसीडर करेंगे तो फॉर हाइड्रोजन पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या होगा? उसका पोजीशन वेक्टर होगा r1। ओके, जो x एक्सिस पे होगा तो हम उसको x1 लिखेंगे और होगा 0 यूनिट। ओके, अब बात करते हैं फॉर क्लोरीन। क्लोरीन के लिए हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r2, वो भी x एक्सिस पे है, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या होगा? d होगा, यानी x2 हो जाएगा d, और ये क्या होगा? 1.27 एंगस्ट्रॉम। बच्चों, हमारे पास मासिस है। ओके, फिर हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर्स है। फर्स्ट मास हमारे लिए हाइड्रोजन का है
सेकंड मास हमारे लिए क्लोरीन का है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जबकि हमने सिस्टम को एक्स एक्सिस पे कंसीडर किया है, तो हम लगा सकते हैं एक्ससीएम इक्वल टू m1x1 m2x2 बाय m1 प्लस m2। बच्चों मास ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे पास m है, बट उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है बच्चों, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। m2 मास ऑफ क्लोरीन कितना है, मास ऑफ क्लोरीन 35.5 m। ओके नीचे क्या आ जाएगा, ओके x2 मतलब कि पोजीशन लिखना बाकी है, लिख देते हुए 1.27 एंगस्ट्रॉम। नीचे आएगा m प्लस 35.5 m। बच्चों ये m इंटू जीरो फर्स्ट वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में 35.5 m अपॉन 36.5 m इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम। चलिए इसको m से m को काट देंगे और बाकी हम रेशियो ले लेंगे 35.5 का 36.5 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.27 से, तो अप्रोक्सीमेटली 1.24 एंगस्ट्रॉम ये होगा आंसर। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ HCl फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे कहीं ओके क्लोरीन हेवियर है, तो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, नियर टू द क्लोरीन होगा, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ओके एक बात ये भी हम नोट कर सकते हैं कि जब सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल है, एक हेवी है और दूसरा लाइट है, तो बच्चों उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम नियर टू द हेवियर मास। ओके प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली। चाइल्ड sits stationary at one end of a long trolley, moving uniformly with speed v on a smooth horizontal floor. If the child gets up and runs about on the trolley in any manner, what is the speed of the center of mass, the trolley plus child system? बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक ट्रॉली और चाइल्ड का सिस्टम है। इनिशियली चाइल्ड कहीं पे ट्रॉली पे बैठा है, अब क्या होगा, सडनली उसके मन में कुछ क्वेश्चन आया या कुछ विचार आ गया, चलो मैं दौड़ता हूँ ट्रॉली पे। जब वो ट्रॉली पे मूव होगा तब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना डिस्प्लेस होगा, या तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, इसके बारे में हमें बताना है बच्चों। तो देखिए कि जब ये चाइल्ड अपनी जगह से उठ के मूव करेगा तब भी पूरे सिस्टम ऑफ ट्रॉली एंड चाइल्ड, जो ट्रॉली एंड चाइल्ड का पूरा सिस्टम है उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ओके कुछ भी फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा बच्चों। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक पूरी सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ ट्रॉली प्लस चाइल्ड विल रिमेन्स कांस्टेंट और इट विल मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ external force, velocity or speed of center of mass of trolley plus child system remains constant. There will be no change. बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन 7.4। शो दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कंटेन्ड बिटवीन the vectors vector a and vector b is 1/2 of the magnitude of a cross b। मतलब कि हमें ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला निकालना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर स्मॉल a एंड वेक्टर b। बच्चों सपोज हमारे पास टू वेक्टर्स गिवन है, वन इज वेक्टर a which is oa वेक्टर, इट इज शोन इन फिगर oa। दूसरा वेक्टर है b जो होगा ob वेक्टर, ये भी हमने यहाँ पे डायग्राम में शो कर दिया है। तो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन स्मॉल a वेक्टर एंड b वेक्टर। ओके
अब हम एक इमेजनरी ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दो ही वेक्टर्स गिवन है। ओके, इस वेक्टर के पॉइंट बी से हम वेक्टर ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मिलेगा पॉइंट एन, हो गया आपका वेक्टर ए। क्लियर? हमें ये निकालना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या बनेगा, हाफ, ओके, बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस क्या होगा यहाँ पे ओ ए, एल्टीट्यूड क्या होगा बी एन। ये नंबर 1 हो गया। आपके पास ओ ए का वैल्यू है बच्चों, ओ ए का लेंथ क्या होगा, देखिए आप, ओ ए होगा वेक्टर ए का वैल्यू, उसी तरह ओ बी होता है यहाँ पे वेक्टर बी का वैल्यू। तो आपके पास ओ ए का तो वैल्यू हो गया, बी एन नहीं है तो बी एन कहाँ पे, ट्राइंगल ओ बी एन में। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ओ बी एन हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हमें बी एन मिल जाएगा, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। तो क्या बनेगा बी एन बाई ओ बी। यहां से हम बी एन को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो होगा ओ बी साइन थीटा। ये नंबर 2। अब 2 को हम 1 में प्लेस कर लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कुछ इस तरह से बनेगा, हाफ ओ ए ओ बी साइन थीटा। बच्चों ओ ए और ओ बी की वैल्यू आपको पता है, ओ ए का वैल्यू क्या होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का वैल्यू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, एंड ये हो गया साइन थीटा। ओके, अब जो इतना टर्म है ए बी साइन थीटा वो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। सो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी आ गया, हमने प्रूव कर लिया दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज half of magnitude of A cross B. Okay, so area of triangle OAB is half of magnitude of A cross B. Please make a note. बच्चों देखते हैं क्वेश्चन 7.5। शो दैट A vector dot B cross C vector is equal in magnitude to the volume of the paralleloid formed on the three vectors A B C. Okay, इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और समझेंगे। सपोज हमारे पास ये पैरेललोपाइड है, ये जो 3 वेक्टर्स से बना हुआ है। ओके, और ये 3 वेक्टर्स कौन है, 3 वेक्टर्स है वेक्टर ए इक्वल टू ओ ए, वेक्टर बी इक्वल टू ओ बी, वेक्टर सी इक्वल टू ओ सी। सपोज ये आपका सी वेक्टर है, सपोज ये आपका बी वेक्टर है, और ये हो गया आपका वेक्टर ए। क्लियर? हमें इसका बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे। ओके, बी क्रॉस सी क्या होता है, बी सी साइन थीटा एन के। बच्चों थीटा है एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये जो बी एंड सी है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो थीटा होता है 90 डिग्री। ओके, बिकॉज बी एंड सी दोनों परपेंडिकुलर साइड होती है। आपको शायद ये दोनों साइड में 90 एंगल नहीं दिखेगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक बॉक्स शो करना चाहता हूं बच्चों। सपोज ये आपके पास पैरेललोपाइड जैसा ही बॉक्स है। ओके, ये आपका साइड हो गया बी, वर्टिकल साइड हो गया, और ये जो साइड हो गया आपका वो क्या हो गया, ये साइड हो गया आपका सी साइड हो गया। ओके, और ये आपका साइड हो गया ए। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों के बीच में क्या एंगल है, ये दोनों के बीच में एंगल होगा, यस, ये दोनों के बीच में क्या एंगल होगा बच्चों, 90 डिग्री एंगल होगा। तो इसी तरह यहाँ पे बी और सी के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या आएगा, बी सी एन कैप। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब आपको ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है। ए डॉट बी क्रॉस सी है मतलब कि ए का मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी सी, और यहाँ पे कॉस थीटा लगेगा। सर डायरेक्शन के बारे में बताओ। बच्चों जो बी क्रॉस सी है
बी क्रॉस सी जो प्लेन बनाता है उसके परपेंडिकुलर में उसके वेक्टर का डायरेक्शन होता है। मतलब बी क्रॉस सी का डायरेक्शन एन कैप, यहाँ पे हमने एन कैप लिखना है जो यूनिट वेक्टर है जो इस प्लेन का डायरेक्शन शो करेगा। बच्चों ये एन कैप वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, समझ लो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे हम थीटा के बदले क्या लिखेंगे 0 डिग्री। तो ए बी सी कॉस 0 ये मिलेगा ए बी सी। देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी ये हो गया ए बी सी। मतलब कि इस इक्वेशन से हम पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। प्लीज मेक अ नोट। और ये रो के कंपाउंड्स लेने नहीं है आपको। क्या करेंगे जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। आपको लगा होगा सर फर्स्ट हम फर्स्ट डायगोनल लेंगे फिर सेकंड डायगोनल, नहीं बच्चों, यहाँ पे हम सेकंड डायगोनल माइनस फर्स्ट डायगोनल के कंपाउंड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड बनेगा। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट जो होगा जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लास्ट वाली कॉलम और फर्स्ट रो को ध्यान में नहीं लेंगे। उसके सिवा क्या बचा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये हो गए हमारे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। कंपेयरिंग विथ वेक्टर एल एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप हमें डिफरेंट डायरेक्शन के कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। बच्चों एल एक्स हमें क्या मिला, एल एक्स मिला वाई पी जेड माइनस जेड पी एक्स जेड पी वाई। फिर हमें मिला एल वाई कंपोनेंट क्या था जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। और एल जेड कंपोनेंट एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ओके ये कंपोनेंट्स भी मिल गए। अब लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा है पार्टिकल मूव्स ओनली इन द एक्स वाई प्लेन द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली जेड कंपोनेंट्स। बच्चों पार्टिकल एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। सुनिए अगर पार्टिकल आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर पार्टिकल मूव्स ओनली इन द एक्स वाई प्लेन। ओके इफ पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, अगर पार्टिकल खाली एक्स वाई प्लेन में ही मूव होगा ओके तो हमें उसका डायरेक्शन कहाँ मिलेगा एक्स वाई प्लेन का डायरेक्शन होता है जेड डायरेक्शन के अंदर। ओके सो ये जो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में है वो जीरो हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा जीरो। हमें खाली एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट ही मिल सकता है वो क्या होता है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के। तो ये होगा हमारा आंसर। प्लीज मेक अ नोट।